हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। मैं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपकी जो कलाम की जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है। कौन सी आपकी रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज है आपकी रीट मेंस की बात करें, टेस्ट की बात करें तो आज जो आपका टेस्ट होगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो आपका टेस्ट आज होगा वो होगा आपका माइनर टेस्ट 3। कौन सा होगा आपका माइनर टेस्ट 3 होगा। और माइनर टेस्ट 3 की बात करें तो इस माइनर टेस्ट 3 का आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की बात करें हम सबसे पहले तो उस पाठ्यक्रम जो हम टॉपिक कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम टॉपिक कर रहे थे, उन टॉपिकों में एक टॉपिक कौन सा शामिल आपके मनोविज्ञान का टॉपिक है। मनोविज्ञान का कौन सा है दोस्त, आपके अधिगम। कौन सा टॉपिक आएगा आपका, अधिगम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम में देखो हमने अप्रैल का करंट अफेयर्स पूरा कर लिया, अप्रैल के करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमने कंप्लीट करवा दिया आपको। ठीक है, सारे एमसीक्यू करवा दिए, जितने भी एमसीक्यू थे लगभग 100 प्लस एमसीक्यू किए हमने। ठीक है, वही बात करें दूसरा जो आपके बुकलेट 3 है, बुकलेट 3 है तो बुकलेट 3 भी मैंने पूरी एनालिसिस करवा चुका हूँ। जितने आपके एमसीक्यू थे वो कंप्लीट मैंने एनालिसिस करवाए, वह क्या सही थे एनालिसिस करवाए। बुकलेट 3 में एक टॉपिक बचा आपका खेल खिलाड़ी। तो खेल खिलाड़ी हम बाद में करेंगे। बाद में क्यों करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी चेंज होने वाले खेल खिलाड़ियों के अंदर ज़्यादातर चर्चित खिलाड़ी पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था क्लास के अंदर, तो वो भी करेंगे। बाकी मैं इसके एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ। एक बार एमसीक्यू मेजर 1 से पहले आ जाएंगे आपके पास, एक बार एमसीक्यू आपके दिसंबर से समथिंग आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम आपकी तीसरा एक टॉपिक आपका था, आपका इसके अंदर तीसरा टॉपिक था भाषा साहित्य से। तो भाषा साहित्य में कौन सा टॉपिक था, भाषा साहित्य की बात करें तो आपके मध्यकालीन साहित्य। कौन सा आपका मध्यकालीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इसी क्लास में मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। आज आपकी अंतिम इस बात करें हम 90% की बात करें, 90% की अंतिम क्लास आपकी अधिगम, यानी आपकी माइनर टेस्ट 3 की 90% का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, उनकी अंतिम क्लास कौन सी होगी आपकी, अधिगम की होगी, जो अभी है। और दोपहर बाद आज आपका टेस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, आप बात करते हैं अधिगम की। सबसे पहले मैं अधिगम के बारे में बताऊँ आपको, रूपरेखा की बात बताऊँ इसमें कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा परिभाषा का। ठीक है, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्धांतों से, एक क्वेश्चन आता है प्रकृति से, एक क्वेश्चन आता है इनकी विशेषताओं से। ठीक है, यानी 4 या 5 प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार से, 4 या 5 प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाल विकास और अधिगम और आपकी मनोविज्ञान। अभी जो आपके शुरू में आपके हैं टॉपिक, पहला टॉपिक, ठीक है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी इसके अलावा जो अधिगम कठिनाई है वगैरह है, वहाँ से एक एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। लगभग बात बताऊँ मैं आपके बाल विकास जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, माइनर टेस्ट 2 के अंदर आया था, और अधिगम। और इसके अलावा माइनर टेस्ट 1 में जो आपके आया था कौन, शिक्षा मनोविज्ञान, और एक शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक है। यहाँ से बात करूँ, इन तीनों से आपके 8 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 8 से 11 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिकों से देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, और अधिगम और आपके बाल विकास से कम 8 या 9 क्वेश्चन तो इन दोनों से मिलने, 3 क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान से समझते आते हैं। बाकी अन्य टॉपिकों से आ जाता है, जैसे एक RTS से आ जाता है, 2005 से आ जाता है एक। ठीक है, एक अन्य बात करें तो अलग टॉपिक जैसे आपकी समायोजन वगैरह से, अदर जो आपकी अधिगम की कठिनाई वगैरह से, उनसे वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बालक पूछा, एक क्वेश्चन बुद्धि से आ जाता है, एक क्वेश्चन आपका बुद्धि से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से विभाजन होता है आपका। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो आप, कौन से टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम करें आपके अधिगम की बात करें तो हम करें आपके 2011 से लेकर 2025 तक, यानी कि अब तक जो आपके विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, पूछे गए प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं हम अधिगम की। तो अधिगम की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कंटिन्यू आप करना चाहते हैं, 90 क्वेश्चन का मैटर पूरा तैयार करना चाहते हैं तो आप आराम से जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हम एमसीक्यू करें। अभी हम कलाम की करें, फिर हम आपके नाथ पब्लिकेशन की करेंगे। ठीक है, जो हम आपके 7 दिन का जो समय मिलेगा उसमें जो आपका माइनर टेस्ट, जो आपका मेजर टेस्ट होगा, उसमें हम अदर बुक के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे एमसीक्यू माध्यम से, यानी बहुत शानदार तरीके से हम आपको टॉपिक कवर करवाएंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। देखो, पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है। ये आपके रीट जो उस टाइम होती थी, RTET होती थी, L1 2012 की बात कर रहे हैं। तो पहला आपका हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। तो बिल्कुल पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाथ जोड़कर अधिगम का अध्यापक का अभिवादन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना क्या है, अधिगम है। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आना, नहीं, ये तो आपका पावलोव का सिद्धांत हो जाएगा। फिर आपका
छड़ना, भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में नहीं, इनमें से सभी नहीं, केवल हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना है कि आपका अधिगम है। अधिगम क्या होता है, सबसे पहले आप बात करते हैं अधिगम की। अधिगम की बात करते हैं हम, तो देखिए अधिगम क्या होता है। अधिगम होता है आपका अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, आपके अधिगम बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, आपके अनुभव, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कोई क्या कहते हैं, आपके अधिगम कहते हैं। कोई क्या कहते हैं, आपके अधिगम कहते हैं। अधिगम कहते हैं। सबसे पहली बात होनी चाहिए आपकी अधिगम की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि अनुभव, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत आए स्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, आपके अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपके अधिगम बोलते हैं। जैसे हाथ जोड़कर अभिवादन करना एक अधिगम है। जैसे हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना भी क्या आपका अधिगम है। क्यों है ये कि ये अर्जित प्रक्रिया है। क्यों है, क्योंकि ये किसी प्रक्रिया की अर्जित प्रक्रिया, यानी हाथ जोड़कर अभिवादन करना उन्होंने सीखा है। उन्होंने क्या किया है, सीखा है, अर्जित प्रक्रिया है। यानी हम सीख सकते हैं कि पहले जब बच्चा जन्म लेता है तब हाथ जोड़ के थोड़ी करता है, उसे थोड़ी पता है कि हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है। उसने फलस्वरूप सीखा, अधिगम के फलस्वरूप उसने सीखा कि हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, वो एक क्या है, आपका एक शिष्टाचार है। मतलब एक तरह से हमने उसको सीखा है, ठीक है, कि आप प्रणाम करना, जैसे बात करें हम प्रणाम करना, किसी को धोख लगाना, अपने घर वालों को धोख लगाना, ठीक है, बड़े मम्मी पापा वगैरह को, बड़े या ताऊ जी फूफा वगैरह है, नाना नानी है, उनको क्या लगाते हैं हम, धोख लगाते हैं ना। तो वो कैसे आपके एक अधिगम द्वारा अर्जित प्रक्रिया तो जिनको हमने सीखा है, ठीक है, ऐसा शिष्टाचार हमने सीखा है। जैसे अपने व्यक्ति से परिवार, समाज और विद्यालय आदि को उससे ग्रहण करता है, चाहे परिवार से ग्रहण किया हो, चाहे अपने विद्यालय से, चाहे गुरुजी सिखाओ, चाहे अपने माता पिता सिखाओ, चाहे समाज के कुछ बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सिखाते हैं। तो ये सब क्या है, आपका अर्जित प्रक्रिया, मतलब हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना है कि आपका एक अधिगम है। बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे आपका दे रखा आपका मुंह से लार आना जैसे स्वादिष्ट भोजन है, तो ये तो ऐसे कैसे आपकी मूल प्रवृत्ति है, कैसे आपकी एक मूल प्रवृत्ति है, अधिगम नहीं है, कैसे आपकी एक मूल प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है दोस्त, आपकी मूल प्रवृत्ति है, यानी आपकी प्रत्यात्मक अनुक्रिया है। कैसी आपकी प्रत्यात्मक अनुक्रिया है। वहीं आपका छटना, भागना, फेंकना, ठीक है, ये आपकी कैसी प्रक्रिया, आपकी एक सहज प्रक्रिया है। कौन सी क्रिया, आपकी सहज क्रिया है। कौन सी क्रिया है दोस्त, आपकी सहज क्रिया है, ठीक है, सहज क्रिया, जिसका कारण उस अवस्था की परिपक्वता या गामक विकास से है, ठीक है, यानी आपकी परिपक्वता से या तो उस अवस्था की परिपक्वता या आपके गामक विकास से, यानी विकास से संबंधित अवस्था है ये। तो आपकी जो जैसे छड़ना, भागना, फेंकना, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी नहीं है आपका। तो यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या आता है आपका, नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काफी बार पूछी जाती है, ठीक है। नवीन ज्ञान एवं व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी, गेट्स व अन्य द्वारा, क्रो एंड करो द्वारा, वुडवर्थ द्वारा या स्किनर द्वारा। तो ये दी गई थी आपकी वुडवर्थ द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी, आपकी वुडवर्थ द्वारा दी गई थी। गेट्स की बात करें तो गेट्स ने कौन सी परिभाषा दी थी, गेट्स की बात करें तो गेट्स ने परिभाषा दी थी कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही क्या है, आपका अधिगम है। काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, अधिगम है। ये किसके, आपके गेट्स व अन्य की है, ठीक है। वही करो करो की बात करें तो ये आपको आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है, आपकी आदतें आ जाए आपको दिखे किसी परिभाषा में, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति दिखे, अभिवृत्ति से प्राप्त ज्ञान, प्राप्त ज्ञान क्या आपका अधिगम है। ये किसके, आपकी करो करो की परिभाषा है, ठीक है। वही बात करें स्किनर ने, स्किनर की बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। स्किनर की काफ़ी बार पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जो बार बार आपकी एग्जाम पूछी जाती है। स्किनर की परिभाषा की बात करें तो स्किनर की परिभाषा की बात करें तो स्किनर बोला था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर
व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन आ सकता है आपका, ठीक है। व्यवस्थापन भी आ सकता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर तो आएगा ही आएगा, इसके साथ अनुकूलन आ सकता है, व्यवस्थापन आ सकता है, क्या आ सकता है आपका, व्यवस्थापन आ सकता है या सामंजस्य की प्रक्रिया आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा परिभाषा कौन सी पूछी गई है, सामंजस्य अधिगम है। सबसे ज़्यादा आपकी बात करें स्किनर की परिभाषा है वो पूछी गई कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या आपका अधिगम है, ठीक है। ये आपकी परिभाषा बार बार पूछी गई है स्किनर की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। हमने चारों की परिभाषा, 4 परिभाषा यहाँ पर याद की। गेट्स व अन्य की परिभाषा पूछे तो अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है। और आपकी करो एंड करो की पूछे तो आदित्य ज्ञान अभिवृत्तियों से प्राप्त अर्जन ही क्या आपका अधिगम है, ठीक है। वही आपकी स्किनर की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन आ सकता है, व्यवस्थापन आ सकता है, सामंजस्य की प्रक्रिया आ सकता है, वही क्या आपका अधिगम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या था आपका, देखो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये कथन किस शिक्षाविद द्वारा दिया गया था, ये अभी हमने पढ़ा स्किनर द्वारा। किसके द्वारा, स्किनर द्वारा ये आपका दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह तीसरा ऑप्शन दे रखा देखो करो एंड करो। तो करो एंड करो की परिभाषा हमने क्या दे रखी है अभी, आदतों ज्ञान व विभूतियों का अर्जन ही क्या आपका अधिगम है। वुडवर्थ की परिभाषा हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, क्या था आपका, नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया क्या आपका अधिगम है। और गेट्स और अन्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी, क्या था आपका, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है। वो किसकी आपकी, गेट्स व अन्य की परिभाषा थी। और ये आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ये देखो आपका अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहा जाता है आपका, अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, अधिगम कहा जाता है। बिल्कुल राइट। अभी हमने परिभाषा भी पढ़ी आपकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। 5 क्या था आपको, देखो ज्ञान और अभिवृत्तियों की, ज्ञान व अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी, जहाँ पर ज्ञान आ जाए, अभिवृत्ति आ जाए, आदत आ जाए। 3 शब्द याद करना, ज्ञान, अभिवृत्ति, आदत। तो करो एंड करो कर देना, क्या कर दोगे, करो एंड करो कर दोगे। तो यहाँ पर बात करें आप, वुडवर्थ की परिभाषा हमने देख ली, वुडवर्थ की परिभाषा हमने देख ली। हिलगार्ड की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखने से पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप, सीखने से पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में, किसी भी स्थायी परिवर्तन, किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। व्यवहार में किसी भी, जो सीखने से पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको, अधिगम को किया जाता है। यही परिभाषा किसकी थी आपकी, हिलगार्ड की थी। वही बात करें हम किर्सले और आपकी गेरी, तो ये आपके आगे पढ़ लेंगे परिभाषा आपकी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका, विकास की एक, वुडवर्थ की परिभाषा और आपकी इंपॉर्टेंट है वहां पर। वुडवर्थ की कौन सी, सीखना विकास की ही प्रक्रिया है, सीखना विकास की ही प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी थी आपकी, वुडवर्थ ने दी थी। इसके अलावा वुडवर्थ ने हमने अभी देखा आपका, नवीन ज्ञान आ जाए, नवीन अनुभव आ जाए, अर्जन करने की प्रक्रिया क्या आपका, अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये लो आएगी, देखो हिलगार्ड एंटकिंसन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द किस रिक्त स्थान को भरे। तो यहाँ पर देखो किसको परिभाषित करा है आपके, बात करें हम आपके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपके व्यवहार को। मैंने अभी बताया परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन को, व्यवहार में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम के संबंध में सत्य कथन चाटिए। अधिगम के संबंध में हमें सत्य कथन चाटना। देखो सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है, बिल्कुल राइट। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है आपका, अभ्यास व अनुभव के कारण होता है, बिल्कुल राइट आपका। सीखने में व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। कैसा होता है दोस्त, तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। सीधे सीधे परिभाषा दे रखी है आपकी, यानी आपकी प्रकृति दे रखी है अधिगम की। तो यहाँ पर बात करें सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। किसके कारण होता है, अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। सबसे पहले 2 शब्दों को पकड़ो आप,
सीखने में व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, देखो सीखने में व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से कैसा होता है, ये परिवर्तन कैसा होता है आपका स्थायी होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है दोस्त, स्थायी होता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। ठीक है, ये परिवर्तन आपको देखो, इस परिवर्तन शब्द को पकड़ो, ये व्यवहार की क्षमता यानी व्यवहार जो आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। ठीक है, बाह्य व्यवहार दोनों से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। परिवार कोई मतलब आपके साथ एक अच्छा दोस्त आपका अच्छा व्यवहार है, ठीक है, और कोई बाह्य व्यवहार हो, ठीक है, किसी अन्य आपसे बड़े किसी के संपर्क में आ गया तो आपके साथ वो व्यवहार परिवर्तन हो सकता है। यदि साधारण भाषा में हम समझना चाहिए तो राइट आंसर ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कोई सा भी कारण हो सकता है। मान लीजिए किसी दोस्त को आपको कलाम एकेडमी अच्छी लगती है, किसी को उत्कर्ष अच्छी लगती है। ठीक है, आप व्यवहार आपकी व्यवहार की क्षमता है कि मुझे कलाम ही अच्छी लगती है। ठीक है, और किसी आपका दोस्त है उसको लगता है कि बाह्य व्यवहार यानी मुझे जो उत्कर्ष से मिलेगा ज्ञान वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवहार में चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, सभी एक आपका क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, अधिगम की जो अवधारणा है उसके लिए कौन सी कथन सत्य नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपकी विशेषताओं से संबंधित है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल अधिगम के आपके व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल राइट। अधिगम के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो कैसा होता है आपका स्थायी होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत रूप से ये स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल ये हमने पढ़ा है अभी। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल अभ्यास द्वारा अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, बिल्कुल प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं, अधिगम कैसी आपकी अर्जित प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया दोस्त, आपकी अर्जित प्रक्रिया, यानी अधिगम को सीखा जाता है। अधिगम क्या आपका एक सीखना है, मतलब अधिगम को क्या करते हैं हम सीखते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, हाथ जोड़कर अपने गुरुजनों को प्रणाम करना। ठीक है, ये आपका सीखा है यानी अर्जित प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया दोस्त, आपकी अर्जित प्रक्रिया। तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है तो देखो सबसे पहले क्या आता है आपका, प्रेरक आता है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। ठीक है, परिवर्तन नहीं होता है, सबसे पहले प्रेरक आता है, फिर लक्ष्य निर्धारित होता है, उस लक्ष्य में हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, फिर क्या होता है आपका परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। ये आपका ग्रेड 18 संस्कृत एजुकेशन ग्रुप 2 का क्वेश्चन है। यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं, ये एक अप्रकट प्रक्रिया। तो देखो ये प्रकट प्रक्रिया तो नहीं होती, ये आपका गलत हो जाएगा। अनायास में नहीं होता है अभी। और यह व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी नहीं। क्या होता है आपका, स्थायी परिवर्तन। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा, ये एक प्रक्रिया है उत्पाद नहीं। ठीक है, ये आपकी सभी विशेषताओं के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे विशेषताएं याद हो जानी चाहिए इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फिर से गलत कथन पूछा। देखो अधिगम समायोजन है, अधिगम में समायोजन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। आप रात को 1 बजे भी पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, चाहे 3 बजे पढ़ो तो भी पढ़ सकते हो। किसी भी सार्व प्रक्रिया में हो सकता है, पार्क में भी हो सकता है। ठीक है, या किसी और अन्य स्थान पहाड़ों में भी हो सकता है। मतलब साधारण भाषा में हम समझना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। देखो अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय नहीं होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। प्रेक्षणीय व अवलोकनीय होता है, नहीं होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। अधिगम का परिमाण व्यवहार परिवर्तन होता है, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। देखो सभी क्वेश्चन विशेषताओं के क्वेश्चन थे, सारी विशेषता आपको एक एक ऑप्शन याद होना चाहिए। अधिगम कोई परिणाम न खोर एक प्रक्रिया, बिल्कुल अधिगम एक कोई परिणाम न खोर प्रक्रिया, बिल्कुल राइट। पहला क्वेश्चन क्या था, अधिगम एक प्रक्रिया उत्पाद नहीं। ठीक है, उसी का देखो रूप बनाया आपका, अधिगम कोई परिणाम, यानी आपका उत्पाद नहीं है तो हमें पता है। ठीक है, एक प्रक्रिया पहला ही आपका यहाँ से 10वां क्वेश्चन था आपका, अभी हमने 10वां क्वेश्चन किया है। ठीक है, वही क्वेश्चन देखो वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझने की भाषा है, सब मतलब किसी प्रकार से भाषा आपको बनाया गया। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। तो अधिगम प्रक्रिया है वो सदैव कैसी होती है आपकी, उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल राइट। अधिगम अभ्यास प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल अधिगम अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव पर आधारित होता है, ये हमने देखा अभी। ठीक है, करोड़ की परिभाषाएं पढ़ी है। मूल प्रवृत्ति तथा देखो मूल प्रवृत्ति जैसे आपकी
विलियम मैकडूगल ने आपकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। किसने? आपके विलियम मैकडूगल ने। कितनी प्रवृत्तियाँ बताई थी? आपकी मूल प्रवृत्तियाँ बात करें, हम मूल प्रवृत्ति की बात करें तो कितनी बताई थी इन्होंने? 14 बताई थी। ठीक है, ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ। प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम नहीं। मूल परिवर्तन जो आपकी प्रवृत्तियाँ, इनसे आया कोई परिवर्तन जो आपका है वो अधिगम नहीं होता। जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है, पीछे एक क्वेश्चन आया था, देखो उसमें आपका थोड़ा सा सुधार किया गया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आया था आपका? जो आपकी जन्मजात वाला क्वेश्चन था कि अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं, अधिगम की ऐसी अर्जित प्रक्रिया। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से आधारित नहीं होता। मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी होती है? जैसे भूख लगना, प्यास लगना। ठीक है, ये आपकी मूल प्रवृत्तियाँ है। जैसे नींद लेना, ये आपकी मूल प्रवृत्तियाँ, यहाँ से अधिगम थोड़ी होता है, नहीं। तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ विशेषता कौन सी नहीं है आपकी? ऑप्शन नंबर 4 आपकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो फिर से आपकी सीखने के लिए अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? ग्रेड 2 2013 का क्वेश्चन है आपका। सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, बिल्कुल सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया, कभी भी सीखा जा सकता है। ठीक है, आप बुढ़ापे में भी सीख सकते हो, युवावस्था में भी सीख सकते हो, किशोरावस्था में भी सीख सकते हो, शिक्षावस्था में भी सीख सकते हो, बाल्यावस्था में भी सीख सकते हो, चाहे उत्तर बाल्यावस्था में भी सीख सकते हो, प्रौढ़ावस्था में भी सीख सकते हो, किसी भी अवस्था में सीख सकते हो। तो राइट, ये तो आपका बिल्कुल सत्य है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, बिल्कुल। यदि आप सीखोगे पढ़ोगे तभी तो आपका रीट 2026 में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है सीखना। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से साधारण भाषा में समझ सकते हो। सीखना केवल औपचारिक है, देखो सीखना केवल औपचारिक नहीं है, सीखना आपका सार्वभौमिक है। क्या आपका? सार्वभौमिक, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। अभिप्रेरणा पर भी निर्भर करता है और परिपक्वता पर भी निर्भर करता है। तो कौन सा हो जाएगा गलत? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? फिर से देखो विशेषता का क्वेश्चन है आपका, ग्रेड 2 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, अभी आपका पीछे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है, तो बिल्कुल अभी हमने कितनी परिभाषा, कितने क्वेश्चन देख लिए, रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, ये से क्वेश्चन रिपीट होंगे आगे भी। अधिगम कैसा होता है आपका? उद्देश्य पूर्ण होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम मापन निष्पादन के आधार पर होता है, तो अधिगम देखो मापन निष्पादन के आधार पर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, मापन और निष्पादन के आधार पर होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है, बिल्कुल। अधिगम से नई क्रिया सीखते हैं, जैसे हमने अभी आपके मान लो आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, तो मनोविज्ञान पढ़ के आप नई चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ते हो? गणित पढ़ते हो। ठीक है, तो अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है, बिल्कुल होता है। पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है, बिल्कुल सत्य है आपका। देखो थकान आ गई, फिर से थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाला परिवर्तन अधिगम कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चाहे बीमार हो तो वो भी आपका अधिगम नहीं होता। मूल प्रवृत्तियों से होने वाला अधिगम, ठीक है, अधिगम नहीं कहा जाता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से आपके संबंध में कौन सा कथन गलत है वो क्वेश्चन है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन की आपका अधिगम है। परिपक्वता, देखो अब देखो यहाँ पर देखो 2022 का क्वेश्चन था ना, अभी देखो 2023 का क्वेश्चन आया था। परिपक्वता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हो ना, तब हर चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिपेंड है। मैंने अभी आपकी जितनी विशेषता बताई ना, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखो परिपक्वता आ गया ना 2023 के अंदर, और 2022 का क्या आया था आपका? परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो गलत हो जाएगा। नवीन व्यवहारों का अर्जन अधिगम है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। फिर से इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए निकालने चाहिए आपको। कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते? कौन से कारक? ठीक है, परिपक्वता तो बिल्कुल नहीं लाती, तो परिपक्वता तो पहले कैंसिल करो। ठीक है, शारीरिक थकावट, जैसे आपका बीमार होना। ठीक है, अभी हमने देखा था पीछे क्वेश्चन, बीमार, देखो ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, किस है? वापिस आ गया ना उसी पर। भावात्मक तनाव भी नहीं होता, तो बच्चा को साहब प्रशिक्षण और अभ्यास, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने से भी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करो एंड करो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रिया है। मानव अधिगम में मानसिक प्रक्रिया कौन सी आपकी? निर्देशन है। निर्देशन क्या होती है आपकी? निर्देशन लक्ष्य की ओर रुचि को और अवदान होता है। क्या होता है आपका निर्देशन? निर्देशन होता है आपका लक्ष्य की ओर रुचि और अवदान। ठीक है, तो ये भी होगा। चयन की बात करें, चयन किस में आ जाएगा आपका? चयन आपका संबंधित अनुभव का चयन। ठीक है, प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण याद कर लेना। सूझ आपका, वैसे कॉलर ने सिद्धांत दिया था आपका सूझ का, पता है ना आपको, तो विश्लेषित, विश्लेषित अनुभव। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? सभी।
कौन सी आपकी सभी। इनके अलावा आपका बात करें करोड़ करोड़ की अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाओं की बात करें, निर्देशन हो गया, चयन हो गया, सूझ हो गया। इनके अलावा बात करें तो इनके अलावा कौन सा हो गया आपका निर्देशन के बाद में व्याख्या भी होता है, ठीक है, व्याख्या भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, संरचना भी आ सकता है। इसके अलावा आपकी बात करें आलोचना भी आ सकता है। इसका बात करें आपके परिवर्तन भी आ सकता है। ये सभी आपकी करोड़ करोड़ द्वारा बताई हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाला व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अभ्यस्तता कहलाता है। क्या कहलाता है आपका अव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। हमारे व्यवहार में कुछ अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे आपकी थकान से होता है, औषधि से होता है, व्यसन से होता है, बीमारी आदि के कारण होते हैं, तो इन्हें अधिगम तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यवस्था क्या आपकी अव्यवस्था व्यवहार में आया अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है आपका अस्थायी परिवर्तन। तो अस्थायी परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका अव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। जिसे किसी उद्दीपक को बार बार अभ्यास से या व्यवहार से कई बार ऐसा परिवर्तन आता है जिससे उद्दीपक के प्रति हमारे प्रतिवर्त कमजोर हो जाते हैं, परिवर्तन अव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँ, यदि आपके पड़ोस में विवाह हो रहा है, क्या हो रहा है आपका विवाह हो रहा है, तो इसके चलते देर रात तक डीजे का काफ़ी शोर है। यदि आपके पड़ोस में कोई शादी हो रही है, उस शादी में यदि डीजे देर रात तक चलता काफ़ी शोर हो रहा है, प्रारंभ में आप इसे आपको परेशानी होती है ना, परेशानी डीजे से पास में बजता है। जब आप पढ़ाई करते हो मान लीजिए, ठीक है, तो आपके पास कोई आवाज़ करे तो आपको परेशानी होती है, किंतु धीरे धीरे आपके कान उसके प्रति उसके लिए क्या हो जाएंगे अभ्यस्त हो जाएंगे, यानी उसको इग्नोर करने लग जाएंगे, और वह उस ध्वनि के प्रति आपके प्रतिवर्त है वो कमज़ोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपकी प्रतिवर्त कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। सीधे सा एग्जाम्पल समझ सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और बार बार कोई आपसे अलार्म की आवाज़ मान लो समझने चाहिए, तो लगातार टोन बज रही है, कोई सॉन्ग बज रहा है, ठीक है, सॉन्ग से समझ लो, कोई सॉन्ग बज रहा है, तो उस सॉन्ग के प्रति पहले तो आपको क्या होगा आपका परेशान होंगे, फिर धीरे धीरे उस सॉन्ग को क्या करेंगे अपने आपके कान वो क्या करने लग जाएंगे इग्नोर करने लग जाएंगे, ठीक है। आपके जो प्रतिवर्त है वो क्या हो जाएंगे आपकी कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर चाहे बजने दो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, वो जो अव्यवस्था कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट न्यूज, वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है आपका गामक, प्रतिबोधात्मक, संकलात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 19 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका गामक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका गामक। गामक क्या होता है वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए, ठीक है, पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर के मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है, वह अधिगम का प्रथम स्तर है। और अधिगम का कौन सा स्तर है आपका अधिगम का प्रथम स्तर है। कौन सा स्तर है दोस्त आपकी अधिगम का प्रथम स्तर है, ठीक है। और फिर आपकी बात करें आपके जैसे आपकी प्रतिबोधात्मक है। प्रतिबोधात्मक क्या होता है आपका प्रतिबोधात्मक होता है आपका इंद्रियों के उपयोग करके विभिन्न विचारों को सीखने की प्रक्रिया। इंद्रियों का उपयोग करके विभिन्न विचारों को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी प्रतिबोधात्मक कहलाती है। वही आपकी संकल्पनात्मक की बात करें वो क्या कहलाता है आपका जैसे आपके चिंतन से होता है आपका चिंतन, तर्क, ठीक है, आदि से होने वाले अधिगम को क्या बोलते हैं आपके संकल्पनात्मक अधिगम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है। कौन सीखने के सही स्तर है 2015 क्वेश्चन आपके रीट L2 सेकेंड है। तो यहाँ पर देखो तथ्य, सूचना, बोध। तो यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया के चरणों की बात करें हम तो सबसे पहले आता है आपका तथ्य, फिर सूचना, ठीक है, फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, फिर नॉलेज आता है, फिर कंप्रेशन आता है, फिर आपका विजडम आता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका बात करें तो यहाँ पर देखो तथ्य हो जाएगा, तथ्य के बाद सूचना, सूचना के बाद में ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण कौन सा है। तो प्राथमिक चरण कौन सा है भाई आपका बताओ। लक्ष्य है कि अभिप्रेरणा है कि अनुक्रिया है कि बाधा है, तो कौन सा है बताओ। तो प्राथमिक चरण की बात करें हम तो प्राथमिक चरण कौन सा आपका अभिप्रेरणा। कौन सा चरण है आपका अभिप्रेरणा आपका प्राथमिक चरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये चरण किसके द्वारा बताए गए थे आपके डेसियल के द्वारा, ठीक है।
डैश सेल के द्वारा अधिगम के सोपान की बात करें, सोपान के 6 चरण बताते हैं, 6 चरण बताए, जिसमें पहला कौन सा था आपका, पहला था आपका विपीड़न, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा आपका, लक्ष्य। तीसरा कौन सा आएगा आपका, बाधा। चौथा कौन सा आएगा आपका, अनुक्रिया, ठीक है। पांचवा कौन सा आएगा आपका, सबलीकरण। और छठा कौन सा आ जाएगा आपका, सामान्यीकरण। पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है, सामान्यीकरण करण, ठीक है। ये 6 क्रम बताते हैं, किसने बताए थे, आपके डैश सेल द्वारा। किसके द्वारा बताए गए थे, आपके डैश सेल द्वारा बताए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आदम सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समुचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की दी थी, तो यहाँ पर परिपक्वता की परिभाषा है और ये काफी बार पूछी जा चुकी है क्वेश्चन। गेरशेल, बोरिंग व लेंगफेल्ड द्वारा, गेट्स व जर्शील द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा। तो 22 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गेरशेल द्वारा। ये गेरशेल की परिभाषा बार बार पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है, नहीं, ठीक है, नहीं कहा जाता। अभी हमने पढ़ा परिपक्वता क्वेश्चन आ चुका, देखो आप 2015 में इस प्रकार से क्वेश्चन होता था, ठीक है। परिपक्वता हुई चाहे बीमारी हुई, यहाँ से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या आपका, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। अधिगम और परिपक्वता में अंतर का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही है, यहाँ पर ये बताया गया आपका। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते, नहीं। वंशक्रम संभव वे समता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो जा सकते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। बालक का विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं, नहीं। बालक अंतर्निहित शक्तियों के बिना समय विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, आपके रीट L1 2022 का क्वेश्चन है। प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता या कल्पना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, परिपक्वता, ठीक है। परिपक्वता से देखो अधिगम नहीं होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया। इस बार पहले परिपक्वता दिया था पीछे 2015 में, 2022 में आपका ये पूछ लिया कि कौन सा अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, तो आपकी परिपक्वता नहीं है, यानी परिपक्वता से जो अधिगम होता है वो अधिगम नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अंतर से अधिगम और परिपक्वता के अंतर से एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है। रीट L2 2024 का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आपका। देखो परिपक्वता क्या आपकी जन्मजात होती है, अधिगम अर्जित प्रक्रिया होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो सीखना एक प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीखना प्राकृतिक विकास प्रक्रिया नहीं। सीखने के लिए भारी अनुभव आवश्यक है, बिल्कुल राइट। जबकि परिपक्वता क्या आपकी जन्मजात होती है। परिपक्वता कैसी होती है आपकी, जन्मजात, जो हमने पढ़ा है पहले अंतर है। और सीखना यानी अधिगम की बात करें, अधिगम क्या होता है आपका, अर्जित होता है, यानी अर्जित करना पड़ता है अधिगम को। सिंपल सी परिभाषा है, यानी भारी अनुभव, यानी हम क्या करें, अर्जन करें ना भारी अनुभव को। और परिपक्वता अनुवांशिक यानी क्या आपकी जन्मजात, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये मैं पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर बात करें अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, देखो ये भी आपका बिल्कुल समस्या समाधान है, अधिगम का उच्चतम स्तर है। गेने के जो आपके अधिगम सोपान के सिद्धांत दिया था आपका, अधिगम सिद्धांत किसने बताए थे, आपके गेने ने बताए थे, जिसमें सबसे उच्चतम स्तर पर कौन सा था आपका, समस्या समाधान, ठीक है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा आपका, संचार के साधन, समय, वयस्क, समय, अध्यापक या परिपक्वता आयु। तो परिपक्वता व आयु, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा आपका, परिपक्वता है और आयु है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है, क्रियात्मक कारक से है, ठीक है।
मनोवैज्ञानिक कारक से, सामाजिक कारक से या अन्य कारक से। तो यहाँ पर बात करें आपके पर्यावरण से संबंधित कारक तो हो गया, आपके सामाजिक कारक हो गए, भौतिक आर्थिक कारक होते हैं, विद्यार्थी से संबंधित होते हैं आपके क्रियात्मक कारक, ठीक है, शारीरिक कारक, मानसिक मनोवैज्ञानिक कारक। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका 29 का राइट आंसर सामाजिक कारक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका सामाजिक कारक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए, ठीक है, अधिगम के जो निर्धारक है वो नीचे दिए गए। अधिगम की प्रकृति बिल्कुल राइट, अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है अधिगम बिल्कुल राइट, विन्यास का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, अभ्यास का बिल्कुल पड़ता है, थॉर्नडाइक का नियम आपको याद होना चाहिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें हम। 31वां देखते हैं कौन सा 31वां क्वेश्चन, असम्मिलित छाटी, असम्मिलित हमें छाटना है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारक है, बिल्कुल स्वास्थ्य कैसे आपका व्यक्तिगत कारक है। विद्यालय परिवेश सामाजिक कारक है, बिल्कुल विद्यालय परिवेश कैसे आपका सामाजिक कारक है। अध्यापक की विषय पर पकड़ व्यक्तिगत कारक है, ठीक है, यह आपका असम्मिलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। रुचि अभिवर्ती मनोवैज्ञानिक कारक है, बिल्कुल राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असम्मिलित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका असम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपको याद होना चाहिए, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरण संबंधी कारक और अन्य, ठीक है। 32 देखिए आपका, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। तो मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें जिससे आपकी प्रेरणा होगी आपकी, ठीक है, सीखने की इच्छा होगी, रुचि होगी, बुद्धिलब्धि होगी, अभिवर्ती होगी। तो देखो कौन सी में आपकी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, ये आपके शारीरिक कारक में आते हैं। कौन से कारक में आते हैं दोस्त आपके शारीरिक कारक, ठीक है, सीधा सीधा सारे कार्यक्रम में आ जाते हैं। परिपक्वता का स्तर बात करें, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणा, सहयोगात्मक अवस्था, ये तो अन्य में आ जाएंगे आपकी। विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, तो यहाँ पर कौन सा बचा ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणात्मक, सहयोगात्मक अवस्था है वो मनोवैज्ञानिक कारक है। कौन सा आपका मनोवैज्ञानिक कारक है, क्योंकि अभिप्रेरणात्मक है, सहयोगात्मक कारक है, मनोवैज्ञानिक है। बाकी आपकी सामाजिक है, आपकी वातावरण है, परिवार, समाज, कक्षा, पर्यावरण संबंधी कारक। कौन सा हो जाएगा आपका सामाजिक कारक, जैसे आपके वातावरण हो गया आपका और आपका सामाजिक कारक हो गया। सामाजिक में सभी आ जाते हैं भाई, कौन से, जैसे आपके परिवार आ गया, समाज आ गया, कक्षा आ गई, विद्यालय आ गया। तो यहाँ पर हमें पूछा था कि मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3 आपके अभिप्रेरणात्मक एवं सहयोगात्मक अवस्था। 2022 का क्वेश्चन है आपके L2 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है, मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये पावलोव के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कितने आपके 2, कौन से आपके, एक तो प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन, एक आपका बात करें एक तो कौन सा आपका शास्त्रीय अनुबंधन, और दूसरा कौन सा है आपका क्रियात्मक अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन आ सकता है, ठीक है, या क्या आ सकता है आपका साधनात्मक अनुबंधन आ सकता है, साधनात्मक अनुबंधन आ सकता है, शास्त्रीय आ सकता है या प्राचीन आ सकता है, प्राचीन आ सकता है, ठीक है। वही आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें पीछे, तो व्यक्तिगत कारक और याद कर लेना, विद्यार्थी से संबंधित कारक, अध्यापक से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है। तो शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है, इवान पावलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, कोहलर है। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक का कौन सा आपका अधिगम का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, स्किनर ने कौन सा दिया था, कोहलर ने देखो सूझ का सिद्धांत दिया था। कौन सा, सूझ का सिद्धांत। यहीं से याद करना स्टार्ट कर दो सारे ऑप्शनों के साथ। स्किनर ने कौन सा दिया था आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था आपको, स्किनर दिया था। वही आपके अधिगम के नियम किसने दिए थे, आपके अधिगम के नियम थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है, सादृश्य का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी 3 मुख्य नियम दिए थे इन्होंने, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। तो यहाँ पर पूछा था मेरे शास्त्रीय अनुबंधन, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35,
सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था भाई आपकी? तो देखो ये 2021 में आया था आपका, स्किनर, पावलो द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या कोलरबर्ग द्वारा। देखो पीछे वाला क्वेश्चन देखो आपका ये था, ये तो था पूरा क्वेश्चन, इसमें ये आ गया, उसका नाम ही आ गया क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, तो पावलो द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इवान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का अधिगम को निम्न के द्वारा समझता है। तो यहाँ पर देखो पावलो का सिद्धांत दे दिया, कौन सा आपका? शास्त्रीय अनुबंधन। और अधिगम को निम्न के द्वारा समझता है, किसके द्वारा? आपके पुनर्बलन द्वारा, शास्त्रीय द्वारा, अनुकरण द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा। तो अंतर्दृष्टि तो हमने किसके द्वारा देखा था? आपको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखा था हमने, सूझ का सिद्धांत देखा था, कौन सा आपका? कॉलर। ठीक है। शास्त्रीय किस पर निर्भर करता है आपका? शास्त्रीय आपके अभी देखा था हमने, कौन सा सिद्धांत देखा था हमने? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। कौन सा? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ठीक है। या आपका बात करें अनुबंधन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका? शास्त्रीय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। पुनर्बलन की बात करें, हल का सिद्धांत हमने देखा था, हल का सिद्धांत हम पढ़ेंगे आगे। अनुकरण की बात करें, अनुकरण में हम पढ़ेंगे आपके प्रारंभिक आपके स्किनर के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या जगह यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पावलो के प्रयोग में यूसीएस, या आपके L2 2021 का क्वेश्चन है, यूसीएस क्या आपकी घंटी है, भोजन है, लार है, कुत्ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका भोजन। यूसीएस के आपका भोजन है। ठीक है। यूसीएस के आपका भोजन है। ठीक है। यहाँ पर कंडीशन पूछी जाती है अनुबंधन की, अनुबंधन की कंडीशन की बात करें आपकी, तो वो पहले बात करते हैं हम, पहला अनुबंधन से पूर्व है, अनुबंधन से पूर्व है। पूर्व कंडीशन क्या होती है आपकी? यानी सीएस घंटी बजाई जाती है तो कोई अनुक्रिया नहीं होती। ठीक है। फिर आपका भोजन दिया जाता है, पहले तो क्या बजाई जाती है आपकी? घंटी बजाई जाती है, तो कोई नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। ठीक है। फिर आपको यूसीएस दिया जाता है, यानी भोजन। क्या दिया जाता है? यूएस यानी स्वाभाविक प्रक्रिया बोल दिया जाता है आपको, भोजन दिया जाता है आपको। कुत्ते को तो क्या आती है आपकी? लार, लार टपकाता है, इसको क्या बोलते हैं आपके? यूएस स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। लार को क्या बोलते हैं हम? स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है। तो फिर बात करें हम, फिर आपका अनुबंधन के समय की बात करें, अनुबंधन के समय कंठी और भोजन दोनों साथ दिए जाते हैं तो क्या आती है आपकी? यूआर आती है, यानी लार आती है। ठीक है। और फिर पश्चात की बात करें हम, पश्चात की बात करें यदि हम सीएस केवल घंटे बजाते हैं, सीएस केवल घंटे बजाते हैं तो क्या होती है आपकी? सीआर, यानी लार टपकती है। ठीक है। तो ये सिद्धांत है, ये क्रम पूछा जाता है भाई, यहाँ पर याद कर लेना आपका ऑप्शन नंबर 2 यूसीएस के आपका भोजन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखो, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली के साथ गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना अनुबंधन हो गया। कौन सा हो गया आपका? अनुबंधन। तो शास्त्रीय अनुबंधन काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रीड आपका 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अभी पीछे सिद्धांत समझाया उसी पर आधारित था। यहाँ पर देखो, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। ठीक है। किसके कारण? आपकी बीमारी के कारण। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को हल करना नहीं आया। विद्यालय जाने के बाद उसने जो भाग थे, उसके लंबे सवाल थे, उसको हल करना नहीं आया। कई बार निराशाजनक अनुभव, असफलता हाथ लगी, लंबे भाग सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संयोगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। कौन सा है भैया आपका? असफलता को लेकर चिंता, सफलता या बगनासा, लंबे भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो असफलता की बात करें तो कौन सा हो गया आपका? स्वाभाविक हो गया। कौन सा हो गया आपका? स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक, सॉरी उद्दीपक मतलब यूएस हो गया। ठीक है। वही बात करें असफलता को लेकर चिंता, चिंता हो गया आपका स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। वही बात करें आपके प्रश्न, जो आपके लंबे भाग को, प्रश्नों को देखकर चिंता है ना, सवालों को देखकर चिंता, कौन सी होगी आपकी? अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया। सीआर। और लंबे भाग के सवाल देकर, यानी सवाल की बात करें, प्रश्न की बात करें तो ये कैसा हो गया आपका? अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया। क्या हो गया आपका? अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया, यानी कि सीएस हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि स्वाभाविक उत्तेजक, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता है कि मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका अनुकूलित उत्तेजना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखो कुत्ते का स्वाभाविक उद्दीपक क्या हो गया आपका, भोजन हो गया, अलावा इसके अन्य उद्दीपक ग्रंथि हो गई आपकी, पदचाप हो गया, ठीक है। प्रति अनुक्रिया या उत्तेजना प्रकट करना अनुबंध का परिणाम है, ये तो हो गया आपका। तो यहाँ पर देखो अनुकूलित उत्तेजना या अनुकूलित प्रतिवर्त या अनुकूलित अनुक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विलोपन के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः होती है पाई जाए तो वह कहलाती है। विलोपन के कुछ समय बाद, तो सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्लाभ, विभेदन या विलोप का प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्वतः पुनर्लाभ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पुनः लाभ हो जाएगा। क्या होता है आपका सीखी हुई अनुक्रिया का विलोप हो जाने के पश्चात यदि कुछ अंतराल के बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करने पर प्राणी पुनः अनुबंधित अनुक्रिया का प्रदर्शन करता है ना, तो उसको क्या होता है आपका स्वतः पुनर्लाभ होता है। सामान्यीकरण की प्रक्रिया क्या आती है, समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करना, समान उद्दीपकों के प्रति समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया। विभेदन यानी आपका सामान्यीकरण के विपरीत प्रक्रिया का विभेदन कहलाती है। सामान्यीकरण की विपरीत प्रक्रिया, विपरीत मतलब वो पहचान जाता है कि कौन सी आवाज़ सही है कौन सी गलत है। विभेदन का मतलब विलोप का प्रतिरोध भी आपकी प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन विलोप का प्रतिरोध किससे क्या अभिप्राय है, यदि कोई अधिगम कितनी दृढ़ता से हुआ है, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक के ना देने पर कोई सीखी गई अनुक्रिया कितने समय तक बनी रहती है। ठीक है, विलोप कितनी देर बाद तक होता है ये कई कारकों पर निर्भर करता है। वैसे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राजू खरगोश से डरता है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया 2012 में, वो 2011 का क्वेश्चन था, 2012 का देगी। राजू वो बिजली से संबंधित है, खरगोश है। कुछ शुरू में खरगोश को राजू काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया तो राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, इसका आपका स्किनर का सिद्धांत है। तो इनमें से कौन सा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसका आपका पावलोव का, थॉर्नडाइक का, पैटर्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत आपका स्किनर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अधिकांश अतार्किक भय फोबिया के पीछे कारण होता है प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, अधिगम, अव्यक्त अधिगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का आपका प्राचीन अनुबंधन। क्या हो जाएगा आपका प्राचीन अनुबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। शास्त्रीय अनुबंधों को प्रभावित करने वाला कारक है। शास्त्रीय अनुबंधों को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पे 3 कारकों पर निर्भर करता है। अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच अंतराल, तो बिल्कुल राइट। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, बिल्कुल राइट। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, बिल्कुल राइट। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 45 की बात करते हैं। जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाए, देखो अनुबंधित उद्दीपक व स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो वह विधि कहलाती है सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन या पश्चगामी अनुबंधन। तो कौन सी कहलाती है दोस्तों भाई, आपकी राइट आंसर हो जाएगा आपका सहकालिक अनुबंधन। कौन सी हो जाएगी आपकी सहकालिक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही बात करें हम बाकी ऑप्शनों की बात करें हम विलंबित अनुबंधन, तो वो पहले अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है और फिर अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। ठीक है, दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ। ठीक है, पश्चगामी अनुबंध क्या हो जाएगा आपका, पश्चगामी अनुबंध हो जाएगा आपका कि अन्य जो स्वाभाविक उद्दीपक पहले दिया जाता है उसके पश्चात अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सहकालिक अनुबंधन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के मध्य अंतराल से ये स्पष्ट कीजिए कि अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है। सबसे प्रभावशाली
विधि कौन सी आपकी? विलंबित अनुबंधन। क्या आपकी? विलंबित अनुबंधन है। क्या होता है इसमें? पहले क्या दिया जाता है इसमें? देखो आपको बात करते हैं। पहले क्या दिया जाता है इसमें? पहले दिया जाता है आपके अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या दिया जाता है आपके? फिर आपके अनअनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है, अनअनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। दिया जाता है। तो ये इस प्रकार होता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों क्या होते हैं आपके? साथ साथ चलते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अनुबंधन की प्रक्रिया में उद्दीपकों की प्रकृति का अनुबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में सत्य कथन बताएं। विमुखी उद्दीपक द्वारा अनुबंधन तीव्र गति से होता है, प्रवर्त्यात्मक उद्दीपक द्वारा अनुबंधन तीव्र गति से होता है। विमुखी एवं प्रवर्त्यात्मक उद्दीपक द्वारा अनुबंधन समान गति से होता है। इनमें से कौन नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विमुखी उद्दीपक द्वारा अनुबंधन तीव्र गति से होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो देखो प्रभाव का नियम, सबसे पहले तो आपको बात करें अधिगम के नियम। किसके द्वारा दिए गए? आपके थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा दिए गए? आपके थॉर्नडाइक द्वारा, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी आपकी, पुस्तक कौन सी थी आपकी? इनकी पुस्तक थी आपकी एनिमल इंटेलिजेंस। इनकी पुस्तक कौन सी थी आपकी? एनिमल्स इंटेलिजेंस इनकी पुस्तक थी। और इसमें आपके बात करें, इन्होंने अधिगम के नियम दिए थे, जिनमें आपके 3 मुख्य नियम दिए थे। 3 क्या दिए थे आपके? मुख्य नियम। और 5 क्या दिए थे आपके? गौण नियम। मुख्य नियम की बात करें तो 3 कौन से दिए थे आपके? पहला था आपका तत्परता, दूसरा था आपका अभ्यास, और तीसरा था आपका प्रभाव। वही गौण की बात करें, पहला था आपका बहुअनुक्रिया, दूसरा कौन सा था आपका? मनोवर्ती, तीसरा था आपका आंशिक क्रिया, चौथा कौन सा था आपका? सादृश्यता, पांचवा कौन सा था आपका? साश्रय। अभी देखा था हमने पावलो के सिद्धांत में साश्रय देखा था हमने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट बात करें हम, प्रभाव का नियम तत्परता का, मनोवर्ती का नहीं है। ये क्या आपका? गौण नियम है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। प्रयत्न एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1898 में किसके द्वारा पुस्तक जो आपके एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया गया? आपके E.L. थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा? E.L. थॉर्नडाइक द्वारा। इसके द्वारा आपके स्किनर द्वारा आपके क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। अधिगम में उपयोग व अनुपयोग के नियम, उपयोग व अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम। इनमें से कोई नहीं तो उसको कहा जाता है आपकी बात करें 50 की बात करें तो वैसे तो ये पॉइंट्स दिया गया आपके, ठीक है, कैंसिल कर दिया गया इस क्वेश्चन को। 51 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2011 क्वेश्चन आपके। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता, नहीं ले तो जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा इसकी वजह से। घोड़े को तालाब पर लेकर जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, नहीं। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। एक शिक्षक को होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया के नियम को, तत्परता के नियम को, अभ्यास के नियम को अपनाएंगे, आंशिक क्रिया के नियम को अपनाएंगे, तत्परता के नियम को अपनाएंगे, लेकिन प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तत्परता का नियम निम्न में खोल से संबंधित है? प्रत्यक्षवाद से, व्यवहारवाद से, संज्ञानवाद से, प्रयोजनवाद से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किससे संबंधित? आपके व्यवहारवाद से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। चौन की बात करते हैं दोस्तों। चौन क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम को प्राथमिक नियम है। अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा आपका? अभ्यास का नियम, ठीक है।
पहला नियम कौन सा आपका अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, 3 मुख्य नियम देते हैं। एक है आपका गौण नियम, आत्मीकरण गौण नियम, सादृश्य गौण नियम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता कहलाता है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है कि उन्हें सीख लिया गया है कहलाता है कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सापेक्षता का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखिए, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। यह कौन सा नियम का उपयोग में ले जा रहा है आपका उपयोग व अनुपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 57, पुनर्बलन संबंध की मजबूती या शक्ति को बढ़ावा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता। अधिगम का ये नियम जाना जाता है संशोधित प्रभाव का नियम से, बहुअनुक्रिया के नियम से, शास्त्रीय स्थानांतरण के नियम से या प्रभाव के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें आप पुनर्बलन जो आपका संबंध है मजबूती यानी शक्ति को बढ़ा देता है जबकि दंड शक्ति को कुछ भी नहीं करता। ठीक है, यानी पुनर्बलन जो आपकी वो क्या करता है शक्ति को बढ़ा देता है लेकिन दंड शक्ति को क्षीण कर देता है या कुछ भी नहीं करता। तो अधिगम का ये नियम कौन सा कहलाता है आपका, बताओ भाई, संशोधित प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला ठांडा का कौन सा योगदान है, कौन सा योगदान है भाई आपका, विशेष निहितार्थ करने वाला ठांडा कौन सा योगदान है कक्षा में अधिगम में, मानसिक विन्यास का नियम, संलग्नता का नियम, विपरीतता का नियम, नहीं प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ठांडा के द्वारा नहीं दिया गया। देखो अभ्यास का नियम दिया गया आपका, प्रभाव का नियम दिया गया आपका, तैयारी का नियम या प्रतिक्रिया का नियम। बताओ इन दोनों में से कौन सा नहीं दिया गया आपका, तैयारी का नियम दिया गया, प्रतिक्रिया का नियम नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, कौन सा थार्नडाइक के नियमों को सीखने का हिस्सा नहीं है, तत्परता का नियम, साश्रय का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका साश्रय का नियम। और सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। मुख्य नियम थे वो 3 ही थे आपके, कौन से आपकी तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। ठीक है, तीनों के तीनों क्या आपके मुख्य नियम। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, अभ्यास से मनुष्य क्या बनता है आपका परिपूर्ण बनता है। कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर से कोशिश करो कि आदर्श वाक्य विद्यार्थी को याद रखनी चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इस आदर्श वाक्य का समर्थन करता है, कंडीशन द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना, अवलोकन और अनुकरण द्वारा सीखना। तो प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है आपका, थॉर्नडाइक। ठीक है, पहले आप ये प्रयास करो, कड़ी मेहनत करो, कोशिश करो, फिर कोशिश करो, यदि असफल होती है तो ये आपके प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, अधिगम का वह गौण नियम जिसका आधार अभ्यास का नियम कहलाता है। कौन सा गौण नियम है भाई, 5 दिए थे। गौण नियम कितने दिए थे आपके, 5 दिए थे थॉर्नडाइक को। तो कौन सा जो आपके अभ्यास का नियम, जो आपका पहला नियम है अभ्यास का नियम का है कहलाता है भाई, आधार कहलाता है। बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, मन आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम। तो 62 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बहुअनुक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह नहीं सीख पाता है। यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है, मानसिक विन्यास के नियम को, आंशिक क्रिया का नियम को, आत्मीकरण के नियम को या शास्त्रीय परिवर्तन के नियम को। तो 63 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक विन्यास के नियम को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए, उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। तो सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, तो पहला तो बिल्कुल लागू करना चाहिए। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, नहीं, यह अभी पहले का सामने नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी उचित अभ्यास और ड्रिल कार्य करना चाहिए, बिल्कुल राइट। जहाँ तक हो सके पुरस्कार का उपयोग सही रूप से कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट।
थोरनडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियमों में से कौन सा नियम स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को भली भांति परिभाषित करता है? देखो स्किनर सिद्धांत कौन सा आपका? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा करता है आपका भाई बताओ? आपका 65 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संतोष का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम भी आ सकता है आपका, प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत को समझते हैं? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत को समझते हैं? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 2। बीएफ स्किनर के ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच देश बल दिया। किस पर दिया भाई? आपकी आधारभूत विश्लेषण पर बल दिया, कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया, मूलभूत विश्लेषण पर बल दिया या भाषा विश्लेषण पर बल दिया। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया। स्किनर का सिद्धांत कौन सा था आपका? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। अनुबंधन किस अधिगम के किस सिद्धांत का पालन करता है? आपके प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट देखो 68। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? आई.पी. पावलो, हार्वर्ड गार्डनर, जॉन डेवी या बी.एफ. स्किनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बी.एफ. स्किनर। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि फटेंगे अभी। ठीक है, जॉन डीवी भी आपके थे। आई.पी. पावलो हमने देख लिया आपका क्लासिक कंडीशन सिद्धांत। ठीक है, अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कैमरा आदि चलाना किस अधिगम के आधार पर सीखते हैं? प्राचीन अनुबंधन, प्राचीन है शास्त्रीय अनुबंधन पावलो का सिद्धांत है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन स्किनर का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? आपके स्किनर का सिद्धांत है। अंतरराष्ट्रीय आपके कॉलर का सिद्धांत है। तो कौन से सिद्धांत के आधार पर सीखती है भाई आपका? तो आपके स्किनर के सिद्धांत के आधार पर सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कैमरा आदि चलाना सीखते किसके माध्यम से? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के माध्यम से। 70 देखिए आपका, कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है भाई आपका? पुनर्बलन कहलाता है, अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है, दंड कहलाता है, इनमें से कोई नहीं? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुनर्बलन कहलाता है। नेक्स्ट को बात करते हैं गेथर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है कौन सा? आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था? आपका स्किनर द्वारा दिया गया था। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका भाई आपका? संज्ञानात्मक द्वारा सीखना सिद्धांत कमेंट के अंदर बताओ। आपको भी याद होना चाहिए ना, साथ साथ आपने पूरा पढ़ लिया। आज टेस्ट है तो आज पूरा कंप्लीट कर लिया होगा अधिगम। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता के बारे में बात करें हम आपके। परिवर्तन है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया आपका, पुनर्बलन है या संज्ञान स्वतः आपूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें हम सबसे पहले देखो आपकी आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। कार्यात्मक प्रतिबद्धता की बात करें तो आपका पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। तो प्राणी के जो वांछित व्यवहार है उनके लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? आपकी जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर, लॉरेंस कोलरबर्ग, E.H. एरिक्सन। तो किससे संबंधित है? आपकी ऑप्शन नंबर 2 आपका बी.एफ. स्किनर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीन पियाजे आपके संज्ञानात्मक विकास है। अभी देखो संज्ञानात्मक हमने पीछे पूछा ना, जीन पियाजे का सिद्धांत है वो आपकी। कोलरबर्ग देख लिया हमने। एरिक्सन आपकी मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई थी, 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 8 अवस्थाएं। 8 की 8 अवस्थाएं याद होनी चाहिए आपकी एरिक्सन की। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? प्रमुख कारक कौन सा है भाई आपका? प्रवृत्तियां है, सामाजिक अंतःक्रिया है, पुनर्बलन है, संज्ञानात्मक कौशल है। तो पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 75 की बात करते हैं दोस्तों। बी.एफ. स्किनर द्वारा अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल्का सिद्धांत किस पर आधारित था? देखो हल्का भी किस पर आधारित था? आपका प्रबलन पर आधारित था। आपका प्रबलन या अनुबंधन पर आधारित था। सबसे पहले हल्का प्रबलन सिद्धांत आपने देखा होगा।
तो यहाँ पर देखो आपकी परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हल का सिद्धांत किसके ऊपर था आपका? गणितीय गणनाओं पर। नेक्स्ट देखो, सामाजिक अधिगम पर कौन सा था आपका? 2 वैज्ञानिक थे सामाजिक अधिगम पर संबंधित, कौन से आपके? ये तो वाइगोत्स्की, एक व्यक्ति कौन सा था, याद बताओ करके। चिंतन देखते हैं हम सबसे पहले। निम्नलिखित में से पुनर्बलन के प्रकार छांटिए। पुनर्बलन के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार, कौन से प्रकार आपके? 5 प्रकार होते हैं आपके, ठीक है। प्राथमिक, धनात्मक, ऋणात्मक और द्वितीयक। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चारों पुनर्बलन के प्रकार दे दिए आपके। कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। पहला धनात्मक, वे पुनर्बलन जिनका परिणाम सुखद होता है, ठीक है। दूसरा दे रखा आपको ऋणात्मक, यानी वह पीड़ादायक होता है, दुख होता है, ठीक है। प्राथमिक पुनर्बलन जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे भोजन, पानी। द्वितीयक पुनर्बलन वे पुनर्बलन जिन्हें प्राणी अनुभव के कारण प्राप्त करता है, जैसे धन, प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में द्वितीय परबलक का उदाहरण नहीं है? द्वितीय परबलक का उदाहरण नहीं है। प्रशंसा, भोजन, पैसा, ग्रेड। तो आपका भोजन नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? भोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन किस पुनर्बलन का प्रकार है भाई? आपके भोजन की बात करें तो वो किसका जाएगा? प्राथमिक पुनर्बलन। कौन सा जाएगा आपका? प्राथमिक पुनर्बलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। सत्य छांटिए। दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है अथवा दबाता है। दंड का उपयोग क्या करता है? अनुक्रिया को कम करता है अथवा दबाता है। हमने पीछे फटा है क्वेश्चन, ठीक है, तो बिल्कुल राइट है। ऋणात्मक पुनर्बलन पलायन की अनुक्रिया की संभाव्यता को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। तो उपयोग दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सत्य हो जाएंगे। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्न से कौन सा उदाहरण है आपका? मित्रों के द्वारा उपवास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिन मेक निकालना, बंद करना, इनमें सभी। तो मित्रों के द्वारा उपवास, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 देखते हैं दोस्तों। नकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, ग्रेड सेकंड 2015 का आपका, तो कौन सा जाएगा? वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, बढ़ाना। ये कैसा आपका? नकारात्मक पुनर्बलन। अवांछनीय व्यवहार कम करना, ये सकारात्मक है। वांछनीय व्यवहार कम करना सकारात्मक है। अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाना ना भी सकारात्मक है, लेकिन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाना क्या आपका? नकारात्मक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन से एक क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? स्कैफोल्डिंग, रूपण, शेपिंग, धारण या उद्भवन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूपण, ठीक है। शेपिंग चेनिंग है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए भाई। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। किस प्रकार के पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है? किस प्रकार के पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है? सतत, आंशिक पुनर्बलन, दोनों समान। तो आंशिक पुनर्बलन द्वारा सीखी गई आपकी प्रक्रिया अनुक्रिया वो अधिक स्थायी होती है आंशिक पुनर्बलन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। 83 की बात करते हैं दोस्तों। स्किनर के क्रिया संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? सतत, निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील या निश्चित अनुपात। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका निश्चित अंतराल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में वांछित अनुक्रिया की देरी से पुनर्बलन उपलब्धता करवाने पर अनुबंधन हो जाता है। कैसा हो जाता है आपका? निम्न स्तरीय। कैसा हो जाता है आपका? निम्न स्तरीय। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दूँ। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। कौन थे आपके? वाटसन थे। कौन थे आपके? वाटसन, यानी व्यवहारवाद से संबंधित है आपका। संबंधित है आपके व्यवहारवाद। जैसे हमने आपका मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान पहला टॉपिक पढ़ा था आपने, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन थे आपके? वाटसन थे। कौन थे आपके? वाटसन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। देखो आप देखो यहाँ पर याद करो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने अभी देखा, कौन सा आपका? प्रेरतन एवं भूल का सिद्धांत। भूल का सिद्धांत। हल का आपका परबलन का सिद्धांत, CR हल। इनकी पुस्तक बार बार पूछी जाती है, हल की बुक याद कर लेना। एक कॉलर का आपका सूच का सिद्धांत, चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किस पर? आपके चिंपांजी पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे आपके? गणितीय सिद्धांत के स्किनर थे, क्लार्क, हल थे,
या वाटसन थे, गुथरी थी, तो कौन सा हो जाएगा आपका? क्लार्क हल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लार्क हल थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम बार बार पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया उनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, काफ़ी बार इनकी पुस्तक का नाम पूछा गया। गुथरी की बात करें तो इनका सिद्धांत आपका सांपेयता का सिद्धांत काफ़ी बार पूछा गया है। वाटसन की बात करें तो वाटसन का कौन सा होगा आपका? व्यवहारवाद का सिद्धांत। स्किनर हमने देखा कौन सा आपका? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वह व्यवहारवादी जो अधिगम के लिए प्रथम सफल प्रयास की बात की करता है उसे के प्रतिपादक है? स्किनर, गुथरी, वॉटसन या क्लार्क हल? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुथरी। ठीक है, गुथरी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम बताइए। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताइए। सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? गेस्टाल्ट वार्ड से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपके, सूझ का सिद्धांत कॉलर ने दिया था। किसने दिया था आपके? कॉलर ने। नेक्स्ट देखो बात करते हैं आपकी अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बताओ, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या कॉलर? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयास। ठीक है, सिद्धांत या पैटर्न या भूल का सिद्धांत भी याद कर सकते हो, पैटर्न या भूल का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको सिद्धांत कभी नहीं भूल पाओगे। पावलोव का हमने देखा कौन सा आपका? शास्त्रीय अनुबंधन। और कॉलर का कौन सा आ गया? सूझ का सिद्धांत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 90। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, कौन सा आपका? सामीप्यता का सिद्धांत की बात करें आपकी, गुथरी। ठीक है, अनुबंधन की बात करें कौन सा जगह? अनुबंधन का सिद्धांत आपका पावलोव। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या सोच का सिद्धांत? तो सोच का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक है। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक कौन है भाई आपकी? वर्दामीर। कौन है आपकी? वर्दामीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है आपके कॉलर। कौन है आपके? कॉलर है। कौन हो जाएंगे दोस्त? आपके कॉलर हो जाएंगे। ये देखो वाइगोत्स्की आपके सामाजिक अधिगम से है, सामाजिक अधिगम। बांडुरा का सिद्धांत कौन सा है दोस्त आपके? अरे बांडुरा का सिद्धांत भी किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम से संबंधित है। किसे? सामाजिक अधिगम। यानी ये दोनों आपके समाज से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने भाषा को महत्व दिया था। भाषा वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ज्ञानी आपका अधिगम सोपानिकी, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सीखने की प्रक्रिया एवं सोच की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों को द्वारा निर्धारित नहीं की गई? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, की गई। अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये नहीं की गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? लगभग स्थायी होती है, बिल्कुल राइट। संज्ञानात्मक होती है गेस्टाल्ट, बिल्कुल राइट। सोच के लिए समस्यात्मक परिस्थिति होना आवश्यक है, बिल्कुल राइट। ठीक है, अचानक। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 94। सोच व अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान की किस संप्रदाय की देन है? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय की। किसकी? आपकी गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। वाटसन की कौन थे आपके? बताओ भाई। व्यवहारवाद के वाटसन थे। संज्ञानवाद के कौन थे आपके? जीन पियाजे। प्रकार्यवाद के कौन थे आपके? विलियम जेम्स थे। कौन थे आपके? कमेंट के अंदर बता देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अंतर्दृष्टि या सोच द्वारा सीखना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपके बताओ भाई। कॉलर द्वारा। बांडुरा का सामाजिक अधिगम।
गुथरी का सामीप्यिकता का सिद्धांत। मैं नहीं लिखा ना, फास्ट लिखते ना तो भूल जाते। सामीप्यिकता का सिद्धांत। लेविन का सिद्धांत बताओ भाई, कौन सा था, कौन सा जगह पर क्षेत्र सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। यह जाएगा आपके आज के क्वेश्चन थे 95 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आपके 30 क्वेश्चन और बच के, आपके इससे टॉपिक के 30 क्वेश्चन और बच के, वो और कर लेंगे। इसके अलावा हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत और याद कर लो साथ साथ। यहाँ पर चिन्ह सिद्धांत यदि आपको पूछ ले, चिन्ह सिद्धांत आज आपका टेस्ट है ना, चिन्ह सिद्धांत आपका टोलमैन का है। किसका? आपका टोलमैन का, ठीक है। इसके अलावा आपकी पूछे आपकी संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत यदि आपके पूछिए तो बोर्नर, किसका? आपका बोर्नर का है। इसके अलावा बात करें आपकी आसुबेल का सिद्धांत पूछे आपकी, वो भी संज्ञानवाद से जुड़ी होती है, आधुनिक संज्ञानवाद थी, कौन है? आसुबेल, वो भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें मानवतावादी शाखा के बारे में पूछे आपकी, मानवतावादी शाखा, तो कार्ल रोजर्स याद कर लेना। कौन आज आपका? कार्ल रोजर्स। बाकी दोबारा करेंगे आपके 30 क्वेश्चन आपके और रह गए आपके ना, 30 क्वेश्चन और रह गए, उसके लास्ट को हम कल कर लेंगे ना, कंप्लीट कर देंगे आपको। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे करवा दिए। इसके अलावा बताऊँ आपके अधिगम के जो सोपानिकी वाला सिद्धांत था आपका गिनने का, वो मुझे पूरा बताना था, ठीक है, साधुचरण। इसके अलावा आपका अधिगम अंतरण के क्वेश्चन बचे हैं, किसके? आपके अधिगम अंतरण के क्वेश्चन बचे हैं 2, बाकी आपके सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए। इन्हीं 95 क्वेश्चन में लगभग तो आ चुके हैं आप, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। प्रश्न आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको वैसे भी करने हैं, पूरे करना ही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको पूरे आने चाहिए। प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो बाकी ऑप्शन है उनको आपको विश्लेषण करना है, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और टेस्ट अच्छे से करके आना, ठीक है दोस्तों। और फिर मिलते हैं आपके नए सेक्शन में नए वीडियो के साथ, और कल फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है दोस्तों। इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।